हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर कर रहे होंगे। देखो बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर, यह आपका केमिस्ट्री का जो है 7वां चैप्टर लगभग बनता है। तो इस अल्कोहल, फिनाल तथा ईथर में आज हम इस लेक्चर्स में जो है ईथर के बारे में बात करने वाले हैं। प्रयोगशाला में ईथर कैसे बनाया जाता है, बाकी इनके सामान्य विधियों की चर्चा हमने पिछले लेक्चर्स में किए थे और इनके जितने भी रासायनिक गुण बनते थे सबके बारे में चर्चा किए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके सभी वीडियोज को देख करके आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर बनते हैं सबके ऑलरेडी वीडियो पहले से उपलब्ध है। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप हमारे चैनल पे आकर के आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऑलरेडी सभी वीडियोज हैं, देख करके अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज देखते हैं कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण कैसे किया जाता है। आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है और यह भी कहा जाता है अविरत डाई एथिल ईथर बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। तो अविरत मतलब यह होता है कि हम कंटिन्यू जो है, अगर हम रिएक्टेंट देते रहे, अभिकारक को देते रहे तो कंटिन्यू हमें जो है ईथर मिलता रहता है। कैसे मिलता है, चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण जो किया जाता है वो जो है अल्कोहल के अधिक, यानी अल्कोहल के अधिक में, यानी अल्कोहल ले लेते हैं, अल्कोहल के अधिक में और सांद्र H2SO4 को, यानी सांद्र अल्कोहल ज्यादा मात्रा में लेकर के उसमें सांद्र H2SO4 मिला करके 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। यानी अल्कोहल ले लेंगे, पूरा मिश्रण हमारा अल्कोहल होगा, उसमें H2SO4 डाल देंगे और डाल करके मिश्रण को 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब गर्म करते हैं तो हमें जो है डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। बस अब कैसे प्राप्त होता है, इसकी अभिक्रियाएं क्या है, चलो पहले रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। देखो भाई, ये आपका एथिल अल्कोहल है C2H5OH। इस पर जब आप H2SO4 की अभिक्रिया कराओगे 100 से 110 डिग्री सेल्सियस ताप, सर्वप्रथम जब आप 100 से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथिल अल्कोहल, ये आपका एथिल अल्कोहल है और ये H2SO4 है, सांद्र H2SO4 मिलाओगे तो एक हाइड्रोजन इस OH के साथ H2O बना लेगा, HSO4 बचेगा, इसी में लगा देंगे C2H5H SO4 बन जाएगा और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा। तो ये जो बना है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। क्या ये जो बना है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। अब ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है C2H5H SO4, अगर इस पर हम पुनः C2H5OH की अभिक्रिया करा दें, कब 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो भाई ये H जो है पुनः इस HSO4 को H2SO4 में बदल देगा तो C2H5O C2H5 बन जाएगा, C2H5O C2H5 बन जाएगा और प्लस H2SO4 अलग हो जाएगा। मतलब H2SO4 आपने लिया जरूर है लेकिन वो उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और लास्ट में पुनः बाहर निकल जाएगा। तो यही आपका डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर है। समझ में आई बात कि नहीं? नहीं समझ में आया? कुछ नहीं करना है, आप एथिल अल्कोहल को H2SO4 के साथ 100 से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर जैसे गर्म होगा तैसे ही जो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, इसमें से H2O बाहर निकल जाएगा क्योंकि H2SO4 का काम ही है कि उसमें से H2O को बाहर कर देगा। अब जैसे ही एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, पुनः ये एथिल अल्कोहल है, ये आपका एथिल अल्कोहल है और ये आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट है। तो पुनः जो है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पर एथिल अल्कोहल क्रिया करेगा और H2SO4 जो है एक H अपना ले लेगा, H2SO4 निकल जाएगा और ये हमारा डाई एथिल ईथर बन जाएगा। क्लियर? ये इनके सिद्धांत एवं अभिक्रियाएं हैं कि जब हम एथिल अल्कोहल के अधिक में जो है H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तब हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। रिएक्शन समझ में आ गया? अब बात यह आती है कि इसका डायग्राम कैसे सेट होगा। तो देखो भाई, प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण इस तरीके से इसका डायग्राम लगाया जाएगा जिसमें एक गोल पेंदी का फ्लास्क होगा, नीचे जो है ये बालू उष्मक है
आप बालू उष्मक ले सकते हो, तेल उष्मक ले सकते हो, वाटर बाथ जल उष्मक ले सकते हो। और इस गोल पेंदी के फ्लास्क में एक ये हमारा थिसिल फनल होगा, ड्रॉपिंग फनल जिसे बोलते हैं, जिसमें से हम एथिल अल्कोहल को बार बार लगातार गिराते रहेंगे। और इसके बगल ये थर्मामीटर लगा होगा, यानी टेम्परेचर को हम देखते रहेंगे कि इससे ज्यादा ना होने पाए 140 डिग्री से, और उससे कम भी ना होने पाए। कम रहेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो थर्मामीटर लगाए रहेंगे। और इस फ्लास्क में से ये निकास नली है और जिसमें संघनित्र लगा है। संघनित्र का काम होता है जो भी वाष्प गुजरते हैं उनको ठंडा करने का काम होता है। और ये अडेप्टर है मोड़ने के लिए। और अडेप्टर के नीचे जो है ये हमारा ग्राही है। ग्राही में ये सिंक लगा है, मतलब ये जो है अगर मान लीजिए आ नहीं रहा है तो इसको खींच करके इधर लाने के लिए यूज किया जाता है। और ये जो हमारा ग्राही है ये बर्फ है, आइस है, आइस में रखा हुआ होता है, यानी ठंडा करने के लिए जो है इसको, कि ताकि ठंडा में रहे, नहीं पता चले वो ठंडा होके गिरा नहीं फिर वाष्प बन के उड़ जाए। बहुत तेजी से वाष्पित होता है डाईएथिल ईथर, इसलिए हमेशा इसको आइस में ही रखा जाता है। समझ में आई बात? तो अब इसको आप लिखोगे कैसे, आप बताएंगे। प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर का निर्माण करने के लिए उपकरणों को उपर्युक्त चित्रानुसार व्यवस्थित करते हैं। यानी आप बताएंगे कि जैसे चित्र बना है सेम ऐसे ही व्यवस्थित करते हैं, जिसमें एक गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं। क्या लेते हैं? गोल पेंदी का फ्लास्क लेते हैं, जिसमें एथिल अल्कोहल और H2SO4 लेकर के इस फ्लास्क में एक थर्मामीटर और एक ड्रॉपिंग फनल जो है लगाते हैं। ड्रॉपिंग फनल में जो है हम एथिल अल्कोहल ले लेते हैं, जहां से बूंद बूंद करके आवश्यकता अनुसार एथिल अल्कोहल को गिराया जाता है। और फिर मिश्रण को उष्मक पर रख करके, जल उष्मक, बालू उष्मक कोई भी बता सकते हो, जल उष्मक पर रख करके बर्नर की सहायता से इसको हम गर्म करते हैं। और जैसे ही ताप मेंटेन होता है तुरंत जो है डाईएथिल ईथर बनता है। डाईएथिल ईथर बनने पर इसके वाष्प को जो है हम संघनित्र में भेजते हैं, जहां पर इसे द्रवित कर लिया जाता है। और फिर एडाप्टर की सहायता से बर्फ में रखे ग्राही में इसे जो है ईथर को जो है एकत्रित कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आए? इस प्रक्रिया के दौरान इसमें जो H2SO4 होता है वो उत्प्रेरक का काम करता है, जो अभिक्रिया में क्रिया को उत्प्रेरित करता है। और ये जो है अभिक्रिया होने के पश्चात ये पुनः मूल रूप में प्राप्त रहता है। तो इसमें H2SO4 की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी एक बार अगर आप H2SO4 जो डाल दिए हो वो उसी में पड़ा रहेगा, दोबारा इसमें H2SO4 की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप लगातार अगर एथिल अल्कोहल डालते रहते हैं तो लगातार आपको ईथर जो है बनता रहता है। तो इस तरीके से ईथर का बनना जो है अविरत ईथरीकरण भी कहा जाता है। समझ में आई बात? तो ये अविरत ईथर कैसे बनाया जाता है? अविरत ईथर प्रयोगशाला में जो है एथिल अल्कोहल और H2SO4 के साथ जो है 140 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करके बनाया जाता है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से डाईएथिल ईथर जो है आपका बन के प्रयोगशाला में तैयार होता है। इस विधि द्वारा जो है इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, चलिए इनकी अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं। अब भाई अब आप दिमाग लगाओ इसमें अशुद्धियां किसकी होंगी? तो भाई आपका अशुद्धियां जो है H2SO4 की अशुद्धि हो सकती है, एथिल अल्कोहल हो सकता है उड़ के गया हो उसकी अशुद्धि हो सकती है, और अगली अशुद्धि जो है जल की हो सकती है। भाई जल, H2SO4, एथिल अल्कोहल, यही तीन लोग हैं, तो इन तीनों की अशुद्धियां हो सकती हैं। इनको दूर करने के लिए सर्वप्रथम कास्टिक सोडा मिला करके इसको कई बार धुलते हैं, और जब कास्टिक सोडा के साथ धुलते हैं तो फिर इसमें इसका निर्जलीकरण करने के लिए CaCl2 का प्रयोग करते हैं, जिससे 2-3 दिन में जो है हमें इसमें जल की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और इससे हमें निर्जल जो है डाईएथिल ईथर प्राप्त होता है। समझ में आई बात कि नहीं? इसमें कास्टिक सोडा मिला करके छान लेते हैं, छानने के बाद फिर निर्जलीकरण करने के लिए निर्जल CaCl2 का उपयोग करते हैं, और फिर 2-3 दिन बाद जो है इसमें सभी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं, तो इनको फिर जो है छान करके अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर का निर्माण करते हैं। अब इसमें कुछ अपक्रियाएं भी आपसे पूछा गया है, चलिए उन अपक्रियाओं को भी देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में जो है आपके डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि पूछा गया था, साथ में जो है आपसे कुछ नाम दिए गए थे जिनके साथ रासायनिक अपक्रिया डाईएथिल ईथर की करानी थी। तो पहला नाम दिया गया है कि PCl5 से अपक्रिया कराइए। तो चलिए देखते हैं कि ये डाईएथिल ईथर PCl5 से रिएक्शन कैसे करता है। भाई डाईएथिल ईथर का फार्मूला है C2H5O, C2H5, इसको तो भूलोगे नहीं, और इस पर PCl5 की अपक्रिया कराओगे। बड़ा आसान है, 2 क्लोरीन एक इसको दे देंगे, इसको
और फिर जो है O जो है इसमें लगा देंगे, तो 2 भाग हमारा C2H5Cl बन जाएगा और ये जो है POCl3 बन जाएगा। तो कुल मिला के एथिल क्लोराइड बनता है। यानी डाई एथिल ईथर के क्रिया PCl5 से कराते हैं तो हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। पहला रिएक्शन क्लियर हो गया। दूसरा रिएक्शन देखते हैं। अगला रिएक्शन ये कहा गया है अंधेरे में Cl2 अथवा Br2 के साथ अब क्रिया कराइए। चलिए इसको भी देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका डाई एथिल ईथर है CH3 CH2O CH2 CH3। इस पर आप Cl2 की मान लीजिए अब क्रिया कराते हैं तो भाई एक HCl तो निकलेगा ही निकलेगा। भाई जहां से भी लगेगा, मान लो यहां से लगेगा एक Cl तो एक हाइड्रोजन एक Cl के साथ HCl बना लेगा, तो एक यहीं लगा देंगे तो ये हमारा CH3CH एक Cl हो जाएगा, O CH2 CH3 हो जाएगा। इसका नाम होगा अल्फा मोनो क्लोरो डाई एथिल ईथर, इसका नाम होगा। यही प्रक्रिया आप दोबारा करवाते हैं तो पुनः HCl निकलेगा और अब की बार इस साइड का हाइड्रोजन HCl बना लेगा और यहाँ लग जाएगा, तो ये आपका बनेगा CH3CH एक Cl यहाँ रहेगा, O CH यहाँ Cl होगा और ये जो है CH3 होगा। तो भाई अल्फा इधर है, अल्फा डैश हो जाएगा, अल्फा कामा अल्फा डैश डाई क्लोरो, भाई 2 जगह क्लोरो है, डाई क्लोरो एथिल ईथर, डाई क्लोरो एथिल ईथर बनेगा। तो अंधेरे में जो है चाहे Cl2 के साथ चाहे Br2 के साथ आप क्रिया कराएंगे तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। बहुत आसान है। Cl2 के साथ कराइएगा, पहले एक हाइड्रोजन HCl बना दीजिएगा, एक Cl लगा देना, अब की बार इधर वाले से निकाल के लगा देना, बस बन जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अगली अब क्रिया पूछा गया है H2O के साथ अब क्रिया, चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो भाई डाई एथिल ईथर का फार्मूला याद है C2H5O C2H5, इस पर हम H2O की अब क्रिया कराएंगे। इन प्रेजेंस ऑफ तन H2SO4 की उपस्थिति में उच्च दाब व ताप पर, यानी उच्च दाब व ताप पर कराएंगे तो होगा क्या, एक H इसमें से O को दे देंगे, OH हो जाएगा और OH इसमें लगा देंगे तो 2 पार्टिकल हमारा C2H5OH बन जाएगा। तो ये हमारा एथिल अल्कोहल होगा, एथिल अल्कोहल, और ये हमारा डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर। तो इस तरीके से H2O के साथ जो है इनकी अभिक्रिया आपको देखने को मिलेगी। यानी आप बताएंगे डाई एथिल ईथर को जल के साथ तनु H2SO4 तथा उच्च दाब व उच्च ताप पर कराते हैं तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। समझ में आई। अगला रिएक्शन है ठंडे HI के साथ अब क्रिया। चलो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ भी देख लेते हैं इसका रिएक्शन। देखो भाई ये आपका C2H5O C2H5 है, इस पर अगर हम HI के साथ अब क्रिया कराते हैं तो देखो भाई कुछ नहीं करना है, H यहाँ दे देना है O को, तो ये बन जाएगा C2H5OH बन जाएगा। भाई इसी पर से काट देगा तो H इनको दे देंगे O को और C2H5 को I दे देंगे तो ये हमारा C2H5I बन जाएगा। एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड, नाम आपको पता होगा एथिल अल्कोहल और ये है एथिल आयोडाइड और ये आपका हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो जब हम डाई एथिल ईथर की अपक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड के ठंडे में अपक्रिया कराते हैं, कहाँ करा रहे हो, ठंडे में, तब हमें एथिल अल्कोहल तथा एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। समझ में आ गई बात। एक रिएक्शन और है उसको भी देख लेते हैं। अगला है एसिटिल क्लोराइड के साथ अपक्रिया, चलो इसको भी देख लेते हैं। भाई फार्मूला तो आपको याद ही होगा C2H5O C2H5, इस पर हम जो है CH3COCl की अपक्रिया कराएंगे, कब, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में। तो होगा क्या भाई C2H5 को Cl दे देंगे, यहीं से मान लो काट देते हैं और CH3COO C2H5 इसको दे देते हैं तो हमारा बन जाएगा CH3COO C2H5 और प्लस C2H5Cl। भाई यहाँ C2H5 को Cl दे देंगे तो ये हमारा बन जाएगा और CH3COO C2H5 ये हो जाएगा। ये है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट ये है और ये एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड। तो इस तरीके से
और ये है हमारा एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड, अगर हम डाई एथिल ईथर पर एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया निर्जल ZnCl2 के साथ कराते हैं जिंक क्लोराइड के साथ, तो हमें एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये तो थी इनकी प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं। तो उम्मीद करता हूं प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण और इससे संबंधित जो अभिक्रियाएं पूछी गई थे आपके एग्जाम में, वो सब हमने आपको बता दिए। तो ये सारी बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक को लेकर।